हेलो बच्चों, मैं संजय सर बोल रहा हूँ हेलो शिक्षा चैनल से। जैसे आज आप अपनी क्लास 10 अध्याय 6 जय प्रक्रम को देख रहे हैं, तो आज हम लोग इस चैप्टर को मैं समझाने जा रहा हूँ। इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम जैव तथा अजैव में कैसे अंतर कर सकते हैं। यदि हम कुत्ते को दौड़ते हुए देखते हैं या फिर गाय को जुगाली अथवा गली में एक इंसान को जोर से चीखते हुए देखते हैं, तो यह समझ जाते हैं कि वे सजीव हैं। यदि कुत्ता, गाय या फिर इंसान सो रहे हों, तो क्या तब भी यही सोचोगे क्या ये सजीव है। लेकिन हम ये कैसे जानेंगे। हम इन्हें सांस लेते देखते हैं और जान लेते हैं कि वे सजीव हैं। पौधों के बारे में हम कैसे जानेंगे कि वे सजीव हैं। हम में से कुछ कहेंगे कि वे हरे दिखते हैं, लेकिन उन पौधों के बारे में क्या कहेंगे जिनकी पत्तियां हरी ना होकर अन्य रंग की होती हैं। वे समय के साथ वृद्धि करती हैं, अतः हम कह सकते हैं कि वे सजीव। दूसरे शब्दों में, सजीव के सामान्य प्रमाण के तौर पर कुछ गतियों पर विचार करते हैं। ये वृद्धि संबंधित या फिर अन्य गतियां हो सकती हैं, लेकिन वह पौधा भी सजीव है जिसमें वृद्धि परिलक्षित नहीं होती है। कुछ जंतु सांस तो लेते हैं, परंतु उनमें गति स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। वे भी सजीव हैं, अतः दिखाई देने वाली गति जीवन को परिभाषित करने के लक्षण के लिए पर्याप्त नहीं है। अति सूक्ष्म स्केल पर होने वाली गतिविधियां आंखों से दिखाई नहीं देती। उदाहरण के लिए अणुओं की गति है। क्या यह आदर्श आणविक गति जीवन के लिए आवश्यक है। यदि हम यह प्रश्न किसी व्यवसायी जीव विज्ञानी से करें तो उसका उत्तर सकारात्मक होगा। वास्तव में विषाणु के अंदर आणविक गति नहीं होती है जब तक वे किसी कोशिका को संक्रमित नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर विषाणु के बारे में हम लोग जानते हैं। यदि विषाणु आपका बाहर है, शरीर से, बॉडी से बाहर पड़ा हुआ है, तो वो जो है क्या बोलते हैं, निर्जीव अवस्था में है। किस अवस्था में है वो निर्जीव अवस्था में है। यदि जो है आप किसी बॉडी के अंदर वो एंटर कर जाता है, किसी सजीव के अंदर एंटर कर जाता है, तो वह जीवित अवस्था में आ जाता है, कोशिका को संक्रमित नहीं करते हैं। अतः इसी कारण यह विवाद बना हुआ है कि वे वास्तव में सजीव हैं या नहीं। जीवन के लिए आणविक गतिविधियाँ की आवश्यक है। पूर्व कक्षाओं में हम यह देख चुके हैं कि सजीवों की संरचना सुसंगत होती है। उनमें उत्तक हो सकते हैं, उत्तकों में कोशिकाएं होती, कोशिकाओं में छोटे घटक होते हैं। सजीव की यह संगठित एवं सुव्यवस्थित संरचना समय के साथ साथ पर्यावरण के प्रभाव के कारण विकटित होने लगती है। यदि यह व्यवस्था टूटती है तो जीव और अधिक समय तक जीवित नहीं रह पाएंगे। अतः जीवों के शरीर की मरम्मत और अनुरक्षण की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये सभी संरचनाएं अणुओं से बनी होती है। अतः उन्हें अणुओं को लगातार गतिशील बनाए रखना चाहिए। सजीवों में अनुरक्षण का प्रक्रम कौन से हैं, आइए हम खोजते हैं। पॉइंट 1, जैव प्रक्रम क्या है। जीवों का अनुरक्षण कार्य निरंतर होना चाहिए। यह उस समय भी चलता रहता है जब वे कोई विशेष कार्य नहीं करते हैं। जब हम सो रहे हो अथवा कक्षा में बैठे हों, उस समय भी यह अनुरक्षण का काम चलता रहता है। ये वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। तो ये हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे हम याद कर लेना है। जैव प्रक्रम की पहली डेफिनेशन यहाँ पर से आपको दिखाई दे रही है कि चाहे हम सो रहे हो चाहे हम जाग रहे हैं, उस समय भी हमारे शरीर के अंदर बहुत से ऐसे अंग हैं जो लगातार हमारे शरीर को अनुरक्षण का कार्य करते हैं, देखभाल का काम करते हैं, जिससे एक जीव अपने अस्तित्व को बनाए रखता है। उसी प्रक्रिया को हम लोग जैव प्रक्रम कहते हैं। क्योंकि क्षति तथा टूट फूट रोकने के लिए अनुरक्षण प्रक्रम की आवश्यकता होती है, अतः उसके लिए उन्हें ऊर्जा की आवश्यकता होगी। यह ऊर्जा एकल जीव के शरीर के बाहर से आती है, इसीलिए ऊर्जा के स्रोत का बाहर से जीव के शरीर में स्थानांतरण के लिए कोई प्रक्रम होना चाहिए। इस ऊर्जा के स्रोत को हम भोजन तथा शरीर के अंदर लेने के प्रक्रम को पोषण कहते हैं। यहाँ पर एक दूसरी डेफिनेशन आपके सामने आ गई कि पोषण क्या होता है। तो जो भी भोजन हम लोग बाहर से ग्रहण करते हैं ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, उसे हम पोषण कहते हैं। और जिन तत्वों को हम लोग ग्रहण करते हैं उसे हम लोग पोषक कहते हैं। तो यहाँ पर एक दूसरी डेफिनेशन आ गई, आप इसे भी याद कर लीजिए। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं, यदि जीव में शारीरिक वृद्धि होती है तो उसके लिए उसे बाहर से अतिरिक्त कच्ची सामग्री की भी आवश्यकता होगी, क्योंकि पृथ्वी पर जीवन कार्बन आधारित अणुओं पर निर्भर रहता है। अधिकांश खाद्य पदार्थ भी कार्बन आधारित है। इन कार्बन स्रोतों की जटिलता के अनुसार विविध जीव भिन्न प्रकार के पोषण प्रक्रम को प्रयुक्त करते हैं, जो कि पर्यावरण किसी भी एक जीव के नियंत्रण में नहीं आता है। ऊर्जा के ये बाह्य स्रोत विविध प्रकार के हो सकते हैं। शरीर के अंदर ऊर्जा के इन स्रोतों के विघटन या निर्माण की आवश्यकता होती है, जिससे अंततः ऊर्जा के एक समान स्रोत में परिवर्तित हो जाने चाहिए। यह विभिन्न आणविक गतिविधियों के लिए यह विभिन्न जीव
शरीर के अनुरक्षण तथा शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं, अणुओं के निर्माण में उपयोगी होती है। इसके लिए शरीर के अंदर रासायनिक क्रियाओं की एक श्रृंखला की आवश्यकता होती है। उपचयन अपचयन अभिक्रियाएं अणुओं के विघटन के कुछ सामान्य रासायनिक युक्तियां हैं। इसके लिए बहुत से जीव शरीर के बाहरी स्रोत से ऑक्सीजन प्रयुक्त करते हैं। शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करने तथा कोश की आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोतों के विघटन को उपयोग उसका श्वसन कहलाता है। तो यहाँ पर हमें एक नई डेफिनेशन मिलती है। श्वसन क्या होता है? तो श्वसन क्या होता है? शरीर के अंदर ऊर्जा प्राप्त करने के लिए जो भोजन हम लोग लेते हैं तो उस भोजन को तोड़ने की आवश्यकता होती है, जिसे हम लोग श्वसन कहते हैं। एक एक कोश के जीव की पूरी सतह पर्यावरण के संपर्क में आते आता है। इन्हें भोजन ग्रहण करने के लिए, गैसों का आदान प्रदान करने के लिए, वर्ज्य पदार्थ निष्कासन के लिए किसी विशेष अंग की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन जब जीव शरीर का आकार बढ़ता है तथा शारीरिक विकल्प अधिक जटिल होता है तो क्या होता है? बहुकोशिकीय जीवों में सभी कोशिकाएं अपने आसपास के पर्यावरण के सीधे संपर्क में नहीं रह सकते हैं। अतः साधारणतः विसरण सभी कोशिकाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता है। हम पहले भी देख चुके हैं कि बहुकोशिकीय जीवों में विभिन्न कार्यों को करने के लिए भिन्न भिन्न अंग विशिष्टकृत होते हैं। हम इन विशिष्टकृत ऊतकों से तथा जीव के शरीर में उनके संगठन से परिचित हैं। अतः इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि भोजन तथा ऑक्सीजन का अंतर्ग्रहण भी विशिष्टकृत ऊतकों का कार्य है, परंतु इससे एक समस्या पैदा होती है। यद्यपि भोजन एवं ऑक्सीजन का अंतर्ग्रहण कुछ विशिष्ट अंगों द्वारा ही होता है, परंतु शरीर के सभी अंगों को इनकी आवश्यकता होती है। इस स्थिति भोजन एवं ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए वहन तंत्र की आवश्यकता होती है। जब रासायनिक अभिक्रिया में कार्बन स्रोत में ऑक्सीजन का उपयोग ऊर्जा प्राप्ति के लिए होता है, तब ऐसे उपोत्पाद भी बनते हैं जो शरीर की कोशिकाओं के लिए न केवल अनुपयोगी होते हैं बल्कि हानिकारक भी हो सकते हैं। इस अपशिष्ट उपोत्पादों को शरीर से बाहर निकालना भी अति आवश्यक होता है। इस प्रक्रम को हम उत्सर्जन कहते हैं। तो यहाँ पर एक नई डेफिनेशन आपके सामने आ गई। उत्सर्जन क्या होता है? तो आपके शरीर के अंदर उत्पन्न हो रहे, प्रत्येक व्यक्ति के शरीर के अंदर उत्पन्न हो रहे पदार्थों को शरीर से बाहर करना ही मल जो होता है उसे हम लोग उत्सर्जन कहते हैं। यदि बहुकोशिकीय सजीवों में शरीर के अभिकल्पना के मूल नियमों का पालन किया जाता है तो उत्सर्जन के लिए विशिष्ट ऊतक विकसित हो जाएगा। इसका अर्थ है कि परिवहन तंत्र की आवश्यकता अपशिष्ट पदार्थों को कोशिका से उत्सर्जन ऊतक तक पहुंचाने की होती है। आइए हम इस जीवन का अनुरक्षण करने वाले प्रक्रमों के बारे में एक एक करके जानते हैं। टू पोषण। जब हम टहलते हैं या फिर साइकिल की सवारी करते हैं तो हम ऊर्जा का उपयोग करते हैं। उस स्थिति में जब हम कोई आभासी क्रियाकलाप नहीं करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर क्रम की स्थिति के अनुरक्षण के कार्य के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वृद्धि, विकास, प्रोटीन, प्रकाश संश्लेषण आदि में हमें बाहर से भी पदार्थों की आवश्यकता होती है। ऊर्जा का स्रोत तथा पदार्थ जो हम खाते हैं वह भोजन है। सजीव अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं? सभी सजीवों में ऊर्जा तथा पदार्थों की सामान्य आवश्यकता समान है, लेकिन इसकी आपूर्ति भिन्न भिन्न विधियों से होती है। कुछ जीव अकार्बनिक स्रोतों से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में सरल पदार्थ प्राप्त करते हैं और सजीव स्वपोषी जिनमें सभी हरे पौधे आते हैं। पौधे तथा कुछ जीवाणु हैं। अन्य जीव जटिल पदार्थों का उपयोग करते हैं। इन जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में खंडित या फिर अनिवार्य करना जरूरी है ताकि वे जीव के समारक्षण तथा वृद्धि में प्रयुक्त हो सके। हमें इसे प्राप्त करने के लिए जीव जैव उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं जिन्हें एंजाइम कहते हैं। यहाँ पर हमें एक नई डेफिनेशन एंजाइम की प्राप्त हो रही है। तो जो विघटित करने का काम करते हैं एंजाइम्स, जैव उत्प्रेरक, उसे हम लोग एंजाइम्स कहते हैं। अतः विषमपोषी उत्तरजीविका के लिए प्रत्यक्ष या फिर परोक्ष रूप से स्वपोषी पर आश्रित होते हैं। जंतु तथा कवक किसी प्रकार के विषमपोषी जीवों में सम्मिलित होते हैं। यहाँ पर सीधा सीधा बताया जा रहा है कि हम सभी के सभी जो है पौधों पर डिपेंड करते हैं, हर पौधों पर डिपेंड। 2.1 स्वपोषी पोषण। स्वपोषी जीव कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकताएं प्रकाश संश्लेषण द्वारा पूरी होती हैं। यह वह प्रक्रम है जिसमें स्वपोषी बाहर से लिए पदार्थों की ऊर्जा को संचित रूप में परिवर्तित कर देता है। ये पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में लिए जाते हैं जो सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर दिए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट पौधे को ऊर्जा प्रदान करने में प्रयुक्त होता है। अगले अनुभाग में हम अध्ययन करेंगे कि यह कैसे होता है। जो कार्बोहाइड्रेट तुरंत प्रयुक्त नहीं होते हैं उन्हें मड के रूप में संचित कर लिया जाता है। यह रक्षित आंतरिक ऊर्जा की तरह कार्य करेगा तथा पौधे द्वारा अनुसार प्रयुक्त कर लिया जाता है। कुछ इसी तरह की स्थिति हमारे अंदर भी देखी जा सकती है। हमारे द्वारा खाए गए भोजन से उत्पन्न ऊर्जा का कुछ भाग हमारे शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में संचित हो जाता है। तो यहाँ पर आपके पास जो है फॉर्मूला दिखाया गया, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल मिलकर के क्लोरोफिल अर्थात सूरज की उपस्थिति में एक ग्लूकोज की फॉर्मेशन करते हैं जिसका फॉर्मूला है C6H12O6 और प्लस में ऑक्सीजन और जल आपका निर्मित होता है। अब हम देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में स्वास्थ्य में क्या होता है। इस प्रक्रम के दौरान निम्नलिखित घटनाएं घटित होती हैं। पर हम लोग देते हैं क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना।
सेकंड नंबर पे हम लोग देखते हैं प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में विघटित होना। तो यहाँ पर हम लोग जल का फॉर्मूला देख रहे हैं। तो जल का फॉर्मूला प्रत्येक बच्चे को पता है कि H2O होता है। तो यहाँ पर जो है सूरज की उपस्थिति के अंदर ये जो है विघटित होकर के, जिसमें रासायनिक अभिक्रिया होती है, विघटित होकर के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ये कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर अब घटन अभिक्रिया हो रही है। इसका थर्ड पॉइंट हम लोग देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन हो जाता है। तो यह आवश्यक नहीं है कि ये चरण तत्काल एक के बाद दूसरा हो। उदाहरण के लिए मरुद्भिद पौधे रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। तो ये कब कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं? तो ये पौधे जो है रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। कौन से पौधे? मरुद्भिद पौधे। और एक मध्यस्थ उत्पाद बनाते हैं। दिन में क्लोरोफिल ऊर्जा अवशोषित करके अंतिम उत्पाद बनाते हैं। तो ये मरुद्भिद पौधे रात के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड के लेते हैं और सुबह के समय में क्या करते हैं? दोपहर सुबह के समय में सूरज से प्रकाश लेकर के और अपना फाइनल प्रोडक्ट बना देते हैं। आइए हम देखते हैं कि उपरोक्त अभिक्रिया का प्रत्येक घटक प्रकाश संश्लेषण के लिए किस प्रकार आवश्यक है। यदि आप ध्यानपूर्वक एक पत्ती के अनुप्रस्थ काट का सूक्ष्मदर्शी द्वारा अवलोकन करें, तो जैसा आपको चित्र 6.1, तो आप नोट करेंगे कि कुछ कोशिकाओं में हरे रंग के बिंदु दिखाई देते हैं। ये हरे बिंदु कोशिकांग हैं। तो यहाँ पर एक और शब्द आपके पास आ रहा है, जो हरे बिंदु आपके कोशिकांग दिखाई दे रहे हैं, इसे हम लोग क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। इसकी पहचान हम लोगों ने 9th क्लास में भी की है। तो इसको भी आप लोगों ने याद कर लेना है कि कोशिकाओं में हरे रंग के जो बिंदु दिखाई देते हैं, इनमें क्लोरोफिल होता है। आइए हम एक क्रियाकलाप करते हैं जो दर्शाता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है। हमारी पत्तियों में जो हरा रंग पाया जाता है वो क्लोरोफिल के कारण पाया जाता है, और इसके अंदर जो छोटे छोटे धब्बे जैसी संरचना होती है प्रकाश संश्लेषण को क्या करती है? अवशोषित कर लेती है प्रकाश को, और उसका प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में मदद करती है। आप 6.1 गमले में लगा एक सबलित पत्ती वाला पौधा लीजिए। उदाहरण के लिए मनी प्लांट का क्रोटन का पौधा। पौधे को 3 दिन अंधेरे कमरे में रखिए ताकि उसका संपूर्ण मंड प्रयुक्त हो जाए। अब पौधे को लगभग 6 घंटे सूर्य प्रकाश में रखिए। पौधे से एक पत्ती तोड़ लीजिए। इसमें हरे पौधे को अंकित करिए तथा उन्हें एक कागज पर ट्रेस कर दीजिए। कुछ मिनटों के लिए इस पत्ती को उबलते पानी में डाल दीजिए। इसके बाद इसे अल्कोहल से भरे बीकर में डुबो दीजिए। इस बीकर को सावधानी से जल ऊष्मक में रखकर तब तक गर्म करिए जब तक अल्कोहल उबलने न लगे। पत्ती के रंग का क्या होता है? विलयन का रंग कैसा हो जाता है? अब हम कुछ मिनट के लिए इस पत्ती को आयोडीन के तनु विलयन में डाल दीजिए। पत्ती को बाहर निकालकर उसके आयोडीन को भी धो डालिए। पत्ती के रंग का अवलोकन कीजिए और प्रारंभ में पत्ती का जो ट्रेस किया था उससे इसकी तुलना कीजिए। चित्र 6.2 पत्ती के विभिन्न भागों में मंड की उपस्थिति के बारे में आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं? अब हम अध्ययन करेंगे कि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड कैसे प्राप्त करते हैं। कक्षा 9th में हमने रंध्र की चर्चा की थी, जो पत्ती की सतह पर सूक्ष्म रूप में संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों के द्वारा होता है। लेकिन यहाँ यह जानना भी आवश्यक है कि गैसों का आदान प्रदान तने, जड़ तथा पत्तियों की सतह से भी होता है। तो यहाँ पर जो है क्या नाम है, जो रंध्र होते हैं इसकी सतह पर छोटे छोटे, इसी के द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है। इन रंध्रों से पर्याप्त मात्रा में जल भी हानि होती है। अतः जब प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती है, तब पौधे इन छिद्रों को बंद कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको छिद्रों का खुलना और छिद्रों का बंद होना दर्शाया गया है। छिद्रों का खुलना और बंद होना द्वार कोशिकाओं के द्वारा कार्य किया जाता है। द्वार कोशिकाओं में जब जल अंदर भर जाता है तो वे फूल जाती हैं और रंध्र का छिद्र खुल जाता है। इसी तरह जब द्वार कोशिकाएं सिकुड़ती हैं तो छिद्र बंद हो जाता है, जैसा चित्र में आपको दर्शाया गया है। क्रियाकलाप 6.2 लगभग समान आकार के गमले में लगे 2 पौधे लीजिए। 3 दिन तक उन्हें अंधेरे कमरे में रखिए। जब प्रत्येक पौधे को अलग अलग कांच पट्टिका पर रखिए। एक पौधे के पास वॉच ग्लास में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने के लिए किया जाता है। इससे कार्बन डाइऑक्साइड आपकी उससे बाहर निकाल दिया जाता है। चित्र 6.4 के अनुसार दोनों पौधे को अलग अलग बेल जार से ढक दीजिए। जार के तले को सील करने के लिए कांच पट्टिका पर वैसलीन लगा देते हैं। इससे प्रयोग वायुरोधी बंद हो जाता है, अर्थात उसके अंदर वायु के प्रवेश को रोक देना है।
लगभग 2 घंटे के लिए पौधे को सूर्य के प्रकाश में रखिए। प्रत्येक पौधे में एक पत्ती तोड़िए तथा उपरोक्त क्रियाकलाप की तरह उससे मंड की उपस्थिति की जांच कीजिए। दोनों पत्तियां समान मात्रा में मंड की उपस्थिति दर्शाती हैं। इस क्रियाकलाप से आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं? तो आइए देखते हैं हम लोग क्या निष्कर्ष निकालते हैं। तो उपरोक्त 2 क्रियाकलापों के आधार पर क्या ऐसा प्रयोग कर सकते हैं जिससे प्रदर्शित हो सके कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो अब तक हम यह चर्चा कर चुके हैं कि स्वपोषी अपनी ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति कैसे करते हैं, लेकिन उन्हें भी अपने शरीर के निर्माण के लिए अन्य कच्ची सामग्री की आवश्यकता होती है। स्थलीय पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक जल की पूर्ति जड़ों द्वारा मिट्टी में उपस्थित जल के अवशोषण से करते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, लोहा तथा मैग्नीशियम सरीखे अन्य पदार्थ भी मिट्टी से लिए जाते हैं। नाइट्रोजन एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन तथा अन्य यौगिकों के प्रकाश संश्लेषण में किया जाता है। इसे अकार्बनिक नाइट्राइट के रूप में लिया जाता है। इन्हें उन कार्बनिक पदार्थों के रूप में लिया जाता है जिन्हें जीवाणु वायुमंडल नाइट्रोजन से बनाते हैं। 6.2.2 विषमपोषी पोषण। तो प्रत्येक जीव अपने पर्यावरण के लिए अनुकूलित है। भोजन के स्वरूप एवं उपलब्धता के आधार पर पोषण की विभिन्न प्रकार की हो सकती हैं। इसके अतिरिक्त जीव के भोजन ग्रहण करने के ढंग पर भी निर्भर करता है। उदाहरण के लिए यदि भोजन स्रोत अचल है जैसे कि घास या गतिशील है जैसे हिरण, दोनों प्रकार के भोजन का अभिगमन का तरीका अलग अलग हो सकता है, अर्थात भोजन को ग्रहण करने के उनके तरीके अलग अलग हो सकते हैं। तथा गाय व शेर किस पोषक उपकरण का उपयोग करते हैं। जीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने और उसके उपयोग को अनेक युक्तियां हैं। कुछ जीव भोज्य पदार्थों का विघटन शरीर के बाहर ही कर देते हैं और तब उसका अवशोषण करते हैं। फफूंदी, ईस्ट तथा मशरूम आदि कवक इसके उदाहरण हैं। अन्य जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थों का अंतर ग्रहण करते हैं तथा उनका पाचन शरीर के अंदर करते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंस टाइप के आपको क्या नाम है, जीव द्वारा किसी भोजन को ग्रहण किया जाए तथा उसके पाचन की विधि उसके शरीर की अभिकल्पना तथा कार्यशैली पर निर्भर करती है। घास, फल, कीट, मछली या मृत खरगोश खाने वाले जंतुओं के अंतर के बारे में आप क्या सोचते हैं? कुछ अन्य जीव पौधों और जंतुओं को बिना मारे उनसे पोषण प्राप्त करते हैं। यह पोषक युक्ति अमरबेल है, किलनी है, जू है, लीच है, फीताकृमि है, सरीखे हैं, बहुत से जीव द्वारा प्रयुक्त होती हैं। तो जीव अपना पोषण कैसे करते हैं? क्योंकि भोजन उसके अंतर्ग्रहण की विधि भिन्न भिन्न है, अतः विभिन्न जीवों में पाचन तंत्र भी भिन्न भिन्न होते हैं। एक कोश के जीवों में भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया को यहाँ पर अमीबा के थ्रू जैसे आपको दिखाया जा रहा है, रिप्रेजेंट किया जा रहा है अमीबा के थ्रू, तो इसको हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, से लिया जा सकता है। लेकिन जीव की जटिलता बढ़ने के साथ साथ विभिन्न प्रकार के कार्य करने वाले अंग विशिष्ट हो जाते हैं। उदाहरण के लिए अमीबा कोशिकीय सतह से अंगुली जैसी अस्थायी प्रवर्धक के मदद से भोजन ग्रहण करता है। यह प्रवर्धक भोजन के कणों को घेर लेते हैं तथा संगलित होकर खाद्य रिक्तिका बनाते हैं। चित्र 6.5 में आपको दर्शाया गया है। खाद्य रिक्तिका के अंदर जटिल पदार्थों का विघटन सरल पदार्थों में किया जाता है और ये कोशिका द्रव्य में विस्तारित हो जाते हैं। बचा हुआ अपच पदार्थ कोशिका की सतह की ओर गति करता है तथा शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, कूटपाद की सहायता से अमीबा क्या करता है, अपना भोजन ग्रहण करता है। किसकी सहायता से? तो कूटपाद की सहायता से भोजन अपना ग्रहण करता है। कूटपाद की सहायता से ग्रहण करता है। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, आपके पास पैरामीशियम है। तो पैरामीशियम के बारे में पढ़ते हैं। पैरामीशियम भी एक कोशिकीय जीव है। इसकी कोशिका का एक निश्चित आकार होता है तथा भोजन, जबकि अमीबा का निश्चित आकार नहीं होता है, एक विशिष्ट स्थान से ग्रहण किया जाता है। भोजन इस स्थान तक पक्षाभ की गति द्वारा पहुंचता है जो कोशिका की पूरी सतह से ढके रहते हैं। तो जो जाहिर है कि पैरामीशियम का आकार होता है, वो जो हम लोग स्लीपर पहनते हैं, जो चप्पल पहनते हैं, बिल्कुल उसके आकार का होता है और इसके अंदर छोटे छोटे सीलिया लगे होते हैं। इस सीलिया की सहायता से उस भोजन को ग्रहण करता है और गति भी
करता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने अमीबा और पैरामीशियम के बारे में पढ़ा है। आगे और देखते 4.2.4 मनुष्य में पोषण। तो आहार नाल मूल रूप से मुंह से गुदा तक विस्तृत एक लंबी नली है। चित्र 6.6 में हमें दिखाया गया है। हम इस नली के विभिन्न भागों को देख सकते हैं। जो भोजन हमारे शरीर में एक चर प्रविष्ट हो जाता है और उसका क्या होता है, हम यहाँ इस प्रक्रम की चर्चा करते हैं। क्रियाकलाप 6.3 1 मिलीमीटर मड घोल, जिसमें 1% कह सकते हैं, परखनली ए तथा बी में लीजिए। परखनली ए में 1 मिलीलीटर लार डालिए तथा दोनों परखनलियों को 20-30 मिनट तक शांत छोड़ दीजिए। प्रत्येक नली में कुछ बूंद तनु आयोडीन की डालिए। किस प्रखनली में आपको रंग में परिवर्तन दिखाई दे रहा है? दोनों प्रखनलियों में मड की उपस्थिति के बारे में क्या इंगित करता है? यह लार की मड पर क्रिया के बारे में क्या दर्शाता है? हम इस तरह के भोजन खाते हैं जिन्हें उसी भोजन नली से गुजरना होता है। प्राकृतिक रूप से भोजन को एक प्रक्रम से गुजरना होता है जिससे वह उसी प्रकार के छोटे छोटे कणों में बदल जाता है। इसे हम दांतों से चबाकर पूरा कर लेते हैं। क्योंकि आहार का आस्तर बहुत कोमल होता है, अतः भोजन को गीला किया जाता है ताकि इसका मार्ग आसान हो जाए। खाते हैं तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है। यह वास्तव में केवल जल नहीं है, यह लाला ग्रंथि है। क्या चीज़ है? हमारे मुख के अंदर एक लाला ग्रंथि होती है जिससे निकलने वाला जो पदार्थ होता है उसे ही हम लोग पानी कह रहे हैं, उसे हम लोग लार कह रहे हैं। से निकलने वाला रस है जिसे हम लोग साइंस की भाषा में लाला रस या फिर लार कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग उसे हम लोग लाला रस कहेंगे या फिर उसे हम लोग लार कहेंगे। और ये कहाँ से निकलता है? तो ये हमारा लाल ग्रंथि से निकलता है। जिस भोजन को हम खाते हैं उसका दूसरा पहलू उसकी जटिल रचना है। यदि इसका अवशोषण आहार नाल द्वारा करना है तो इसे छोटे छोटे अणुओं में खंडित करना होगा। यह काम जैव उत्प्रेरक द्वारा किया जाता है जिन्हें हम एंजाइम कहते हैं। लार में एक एंजाइम होता है जिसे लार एमिलेस कहते हैं। यह मंड जटिल अणु की संरचना शर्करा में खंडित कर देता है। भोजन को चबाने के दौरान पेशीय जीभ्या भोजन की लार के साथ पूरी तरह मिला देती है। आहार नाल के हर भाग में भोजन की नियमित रूप से गति उसकी सही ढंग से प्रक्रमित होने के लिए आवश्यक है। यह कर्माकुंचक गति पूरी भोजन नली में होती है। तो जाहिर है कि हमें कर्माकुंचन की डेफिनेशन को भी याद रखना है। तो कर्माकुंचन क्या होता है? आपके भोजन का जो है टुकड़ों टुकड़ों में करके आगे बढ़ना, तो उसे हम लोग कर्माकुंचन कहते हैं। बाकी मैं डिटेल से आपको अपनी नोटबुक में समझाऊंगा। मुंह से अमाशय तक भोजन आपका ग्रसिका या फिर ईसोफेगस, जहाँ पर से भोजन आपका गले से लेकर के अमाशय तक जाता है उसे हम लोग ईसोफेगस या फिर ग्रसिका कहते हैं, द्वारा ले जाया जाता है। अमाशय एक बृहत अंग है। अमाशय आप लोग अपनी भाषा में उसे पेट कहते हो, लेकिन साइंस की भाषा में हम लोग उसको जो है क्या नाम है, अमाशय बुलाएंगे कहते हैं। जो भोजन के आने पर फैल जाता है, तो उसका आकार क्या होता है आपका? फैल जाता है। अमाशय की पेशीय भित्ति भोजन को अन्य पाचक रसों के साथ मिश्रित करने में सहायक होती है। ये पाचन कार्य अमाशय की भित्ति में उपस्थित जठर ग्रंथियों के द्वारा संपन्न होते हैं। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एक प्रोटीन पाचक एंजाइम पेप्सिन तथा श्लेष्मक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक अम्लीय माध्यम तैयार करता है। क्योंकि अगर अम्लीय माध्यम नहीं होगा तो जो पेप्सिन एंजाइम होते हैं वो क्रिया नहीं करेंगे। आपके परिवार में अम्ल और कौन सा कार्य करता है? आपके विचार में अम्ल और कौन सा कार्य करता है? सामान्य परिस्थितियों में श्लेष्मामाशय के आंतरिक अस्तर की अम्ल से रक्षा करता है। तो जाहिर है कि यहाँ पर अम्ल का जो प्रयोग बताया जा रहा है उससे भी आप समझ सकते हो। अम्ल क्या करता है? आपके भोजन के संग आने वाले कीटाणुओं को नष्ट करता है और प्लस में आपके जो अमाशय है, पेट है, उसके मीडियम को एसिडिक अर्थात अम्लीय प्रदान करता है। क्योंकि अम्लीय मीडियम में ही पेप्सिन एंजाइम क्या करेगा? आपका पेप्सिन आपका वर्क करेगा, अदरवाइज वर्क नहीं करेगा। तो देखिए यहाँ पर आपको से और कुछ पूछा जा रहा है कि हमने बहुधा वयस्कों को
एसिडिटी या फिर अम्लता की शिकायत करते सुना होगा। क्या इसका संबंध उपरोक्त वर्णित विषय से तो नहीं है? तो हाँ, उसी विषय से है। इसे आप आसानी से जानते हो क्योंकि मैंने सेकंड चैप्टर में भी आपको समझाया है और इसका निदान भी मैंने बताया है कि ज़्यादा भोजन करने से जो है एसिडिटी बन जाती है और इसके उपचार के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशियम या फिर जिसे आम भाषा में आप लोग अपनी कॉमन भाषा में कहते हैं इनो ले लो, तो इनो में भी वही मिला होता है, बेस मिला होता है, क्षार मिला होता है, जिसके कारण वो उदासीन हो जाता है और आपको जो भी शिकायत होती है अम्लता से उससे आपको मुक्ति प्रदान हो जाती है। क्या इसका संबंध तुलसी से है? अमाशय से भोजन अब क्षुद्रांत में प्रवेश करता है, यह अवरोधनी पेशी द्वारा नियंत्रित किया जाता है। क्षुद्रांत आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। अत्यधिक कुंडलित होने के कारण यह संहत स्थान में अव्यवस्थित है। विभिन्न जंतुओं में क्षुद्रांत की लंबाई उनके भोजन के प्रकार के अनुसार अलग अलग होती है। घास खाने वाले शाकाहारी का सेलुलोज पचाने के लिए लंबी क्षुद्रांत की आवश्यकता होती है। मांस का पाचन सरल है, अतः बाघ जैसी मांसाहारी की क्षुद्रांत छोटी होती है। तो यहाँ पर जो हम लोग इस बात को कह रहे हैं, तो यहाँ पर जो शाकाहारी जीव होते हैं, क्योंकि जितने भी शाकाहारी जीव हैं जब वो घास वगैरह या फिर हर्ब्स वगैरह को खाते हैं तो उससे क्या होता है, सेलुलोज बनता है। इस सेलुलोज को पचाने के लिए जो है क्या नाम है, उन्हें लंबी आंत की ज़रूरत होती है। अर्थात लंबी आंत कहने का मतलब है कि छोटी आंत, क्योंकि छोटी आंत की लंबाई क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है। छोटी आंत तो उसकी आवश्यकता होती है। लेकिन आपके पास जो मांस खाने वाले जीव हैं तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए आपके पास जो क्षुद्रांत है छोटी होनी चाहिए। क्षुद्रांत छोटी कौन सी होती है, तो छोटी आंत जो होती है आपके पास, जो बड़ी आंत होती है वो छोटी होती है। तो यहाँ पर किसकी आवश्यकता पड़ेगी, बड़ी आंत की आवश्यकता पड़ेगी। क्षुद्रांत कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल है। इस कार्य के लिए यह यकृत तथा अग्नाशय से श्रावण प्राप्त करती है। श्रावण का मतलब होता है कुछ वहाँ से रिश्ता है, कुछ रसायन निकलता है जिसको ये अवशोषित करते हैं, निकलता है इस जगह। अमाशय से आने वाला भोजन अम्लीय है और अग्नेसाइक एंजाइमों की क्रिया के लिए उसे क्षारीय बनाया जाता है। तो जाहिर है कि अग्नेसाइक जो आपके पास एंजाइम है, अगर उनको क्रिया हमें करवानी है तो जो हमारा पहले मीडियम जो भोजन आ रहा है अमाशय से जो भोजन आ रहा है उसका स्तर कैसा है, अम्लीय है वो। तो जाहिर है कि उसको पहले हमें यहाँ पर कहाँ पर जो अग्नेसाइक एंजाइम है उसके थ्रू हमें पहले उसे क्षारीय बनाना होगा। कैसा बनाना होगा, उसे हमें क्षारीय बनाना होगा। और यकृत से भी स्रावित क्या होता है, पितरस होता है। यह कार्य वसा पर करने के लिए, तो जाहिर है कि जो पितरस निकला हुआ है वो वसा पर कार्य करेगा। कार्य करने के अतिरिक्त तो उसका काम क्या है, क्षुद्रांत में वसा बड़ी बड़ी गोलिकाओं के रूप में होता है जिससे उस पर एंजाइम का कार्य करना मुश्किल हो जाता है। पित्त लवण क्या करते हैं, पित्त लवण छोटी छोटी गोलिकाओं को खंडित कर देते हैं। क्या कर देते हैं, उसको खंडित कर देते हैं, जिससे एंजाइम की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। यह साबुन का मैल पर इमल्सीकरण की तरह होता है, जिसके विषय में हम अध्याय 4 में पढ़ चुके हैं। अग्निसाइक रस का श्रावण करता है तो अग्नाशय से क्या निकलता है, अग्नाशय से अग्निसाइक रस निकलता है जिसमें प्रोटीन के पाचन करने के लिए ट्रिप्सिन एंजाइम उपस्थित होते हैं तथा इमल्सीकृत वसा का पाचन करने के लिए लाइपेज एंजाइम होते हैं। तो इमल्सीकरण जो वसा होती है तो उसका पाचन कौन करेगा, इमल्सीकरण वसा का पाचन जो है लाइपेज एंजाइम करेंगे। क्षुद्रांत की भित्ति में ग्रंथि होती है जो आंतरस स्रावित करती है। तो जाहिर है कि हमारी जो क्षुद्रांत है इसमें भी जो है क्या नाम है, इसकी भित्ति पर भी ग्रंथि उपस्थित होती हैं जो किस रस का श्रावण करती है, जो आंत रस का श्रावण करती हैं। इसमें उपस्थित एंजाइम अंत में प्रोटीन को किस चीज़ में तोड़ेंगे, तो प्रोटीन को अमीनो एसिड में इम्पोर्टेंट है सारा का सारा, याद करना आपने। अम्ल तथा जटिल कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तथा वसा को वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल में परावर्तित कर देते हैं।
पाचित भोजन को आंत की भित्ति अवशोषित कर लेती है। क्षुद्रांत के आंतरिक स्तर पर अनेक अंगुली जैसे प्रवर्धक होते हैं जिन्हें दीर्घरोम कहते हैं। तो दीर्घरोम को भी याद कर लीजिए। तो अंगुली जैसे प्रवर्धक को क्या कहते हो आप लोग? दीर्घरोम कहते हो। ये अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं। दीर्घरोम में रुधिर वाहिकाओं की बहुतायत होती है जो भोजन को अवशोषित करके शरीर के प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाती है। यहाँ इसका उपयोग ऊर्जा प्राप्त करने के नए ऊतकों के निर्माण और पुराने ऊतकों की मरम्मत में किया। हेलो बच्चों, देखते हैं हम लोग अपने मानव पाचन तंत्र के बारे में कुछ बातें। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले जो हमारा भोजन होता है, जो भोजन है वो कहाँ पर आता है आपके? तो आपके मुख में प्रवेश करता है। तो आपके मुख में आता है। तो मुख में जब प्रवेश करता है तो उसके बाद क्या होता है? उसको दांत के द्वारा उसको चबाया जाता है। दांत के द्वारा उसको चबाया जाता है। और क्या होता है? वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। इसी मुख के अंदर आपके पास जो है, क्या नाम है? ग्रंथि है। उस ग्रंथि का नाम है उस ग्रंथि का नाम है जठर। उस ग्रंथि का नाम है आपके पास लाल ग्रंथि। लाल ग्रंथि, इसको याद कर लेना, इम्पोर्टेंट है। और इस लाल ग्रंथि से जो है लाला रस निकलता है। कौन सा रस निकलता है? लाला रस, या जिसे आप लोग क्या कहते हो? लार कहते हो। लार, इसके अंदर से लाला रस निकलेगा और लाल होगा। तो इसके अंदर जो है 3 प्रकार के एंजाइम होंगे। 3 प्रकार के इसके अंदर लाला रस निकलेगा। और उसके बाद भोजन आपका होता हुआ कहाँ पर पहुँचेगा? भोजन आपके पास होता हुआ जो है अमाशय में पहुँचता है। भोजन कहाँ पहुँचता है आपके पास? उसके बाद आपके पास आहार नलिका के थ्रू, आहार नलिका से भोजन आपका कहाँ पहुँचता है? भोजन आपका अमाशय में पहुँचता है। कहाँ पहुँचता है? अमाशय में पहुँचता है। अमाशय का मतलब आपकी आम भाषा में पेट है, लेकिन साइंस की भाषा में अमाशय है। इस अमाशय में 3 प्रकार के एंजाइम होंगे। तो पहले नंबर पर होगा पेप्सिन। दूसरे नंबर पर आपके पास होगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तीसरे नंबर पर आपके पास होगा म्यूकस, जिसे आप सलेस्मा कहते हो। यहाँ पर ये पेप्सिन जो है, पेप्सिन क्या काम करता है? तो पेप्सिन आपको प्रोटीन को पचाने का काम करता है। पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को पचाने का काम करता है। पचाने का काम करता है। और उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक क्या करता है? पहले नंबर पर तो ये अम्लीय मीडियम बनाएगा अमाशय के अंदर, अम्लीय माध्यम बनाएगा, माध्यम में कन्वर्ट करेगा। दूसरे नंबर पर क्या करेगा? ये खाने के संग या भोजन के संग जो जीवाणु आए हैं उनको मारेगा। भोजन के साथ आने वाले कीटाणुओं को मारेगा। कीटाणुओं को मारेगा। आगे क्या होगा? ये जो सलेस्मा है ये क्या करेगा? ये अमाशय की आंतरिक परत से चिपक जाता है। अमाशय की आंतरिक परत से चिपक जाता है ताकि हाइड्रोक्लोरिक क्या करे? हाइड्रोक्लोरिक उसको नुकसान ना पहुंचा पाए।
पाए। यहाँ पर देखिए, आपने देखा कि 3 काम यहाँ पर हो रहा है। पहले नंबर पर आपके पास भोजन मुख के द्वारा चबाया जाता है, और जब आपके पास यहाँ पर ये एंटर करता है भोजन, तो भोजन जब एंटर करता है तो मुख के द्वारा चबाया जाता है छोटे टुकड़ों में। तो यहाँ पर आपके पास क्या होता है, लाल ग्रंथि आपके मुख के अंदर इनसाइड में बहुत सारी प्रेजेंट है। तो वहाँ पर से ये रस जो निकलता है, रसायन, उसका इसी का नाम आपके पास लाल ग्रंथि से निकलता लाला रस है। फिर आहार नलिका से होता हुआ भोजन आपका, और ये भोजन जो है आहार नलिका में किस तरीके से बढ़ता है, ये आपके आहार नलिका के अंदर इस प्रकार के प्रोसेस से आपका भोजन चलता है। इस तरीके से भोजन चलेगा। जिस जगह पर ये भोजन आता है उस जगह पर इसका आकार जो है फैल जाता है। उसका आकार कैसा होता है, फैल जाता है। और जब उस जगह पर से वो भोजन निकल जाता है तो फिर वो अपनी पहली वाली स्थिति में आ जाता है। तो ऐसे करके फिर आकार बढ़ता है, फिर पहली स्थिति में आता है, फिर आकार बढ़ता है, फिर पहली स्थिति में आता है। तो ऐसे करके भोजन आपका इसके अंदर बढ़ता है। तो इसी बढ़ने के प्रोसेस को हम लोग कर्मा कुंचन कहते हैं। कर्मा कुंचन कहते हैं। पहले शिथिल होना, फिर उसके बाद सिकुड़ जाना, इस तरीके से क्रम चलता है, तो इसे कर्मा कुंचन कहते हैं। आगे देखते हैं हमारा, तो हमारे पास जो भोजन अमाशय के अंदर है, तो अमाशय के अंदर यहाँ पर सारा का सारा कार्य हो गया है। इसके बाद हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे और भी जो है, क्या नाम है, अमाशय के अंदर भी ये जो ग्रंथि है, इस ग्रंथि का नाम है आपके पास जठर ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि है, जठर ग्रंथि। और इसी ग्रंथि से तीनों प्रकार के एंजाइम निकलते हैं। इसी जठर ग्रंथि से ये वाला भी, ये वाला भी और ये वाला भी एंजाइम निकलते हैं। और उसके बाद हमारे पास जो है, क्या नाम है, यकृत है। आगे का क्रम क्या होता है हमारे पास, यकृत है। इस यकृत से जो है हमारे पास क्या चीज़ निकलेगा, तो इस यकृत से हमारे पास जो है पित्तरस निकलेगा, पित्तरस निकलेगा, पित्तरस निकलता है। और ये आकर के हमारे पास जो है पित्ताशय में एकत्रित हो जाता है। पित्ताशय में हमारे पास ये एकत्रित हो जाता है, एकत्रित हो जाता है। और उसके बाद समय समय पर इस पित्ताशय से जो है, पित्ताशय से लगी हुई आपके पास एक पित्त नलिका है। पित्ताशय से लगी हुई आपके पास एक पित्त नलिका है, पित्त नलिका है। और भोजन के समय इसमें से थोड़ा थोड़ा पित्तरस आंत, या फिर हमसे कह सकते हैं क्षुद्रांत, तक पहुंचता है। और उसके बाद हमारे पास एक और इस जगह पर यंग, इसमें जो है ये इसके जो है सहयोगी जो है इसके अंगक हैं, सहयोगी अंग है इसके। तो देखिए इसमें क्या होता है, एक और है हमारे पास अग्नाशय है। अग्नाशय से जो है अग्नसायिक रस निकलता है, अग्नसायिक रस निकलता है। और ये क्या करता है, जो आते हैं या फिर जो क्षुद्रांत है, उसके मीडियम को क्षारीय बना देता है। कैसा बना देता है, क्षारीय बनाता है। तो क्षारीय माध्यम उसको प्रोवाइड करता है। ये कैसा मीडियम उसको प्रोवाइड करता है, तो उसको ये क्षारीय मीडियम प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर देखिए क्या नाम है, इसको क्षारीय मीडियम प्रोवाइड करेगा। और इस जगह पर यदि हमारे आकार की हम बात करें अमाशय की, तो वो सी शेप में होता है, या फिर जेड शेप में कह सकते हो, सी शेप में होगा आपका। और यदि हम इस अग्निसायिक की बात करें, तो आपके यहाँ पर जो तेज पत्ता यूज होता है, उसके आकार का होता है। किस आकार का होता है, जो तेज पत्ता होता है, तेज पत्ता, उसका आकार होता है इसका। तो आगे हम लोग और देखते हैं। तो उसके बाद हमारे पास
हमारे पास जो है क्या नाम है, यहाँ पर से जो अग्निसाइक रस निकला हुआ है, तो इस अग्निसाइक रस के अंदर भी 3 प्रकार के आपके पास एंजाइम होंगे। तो एंजाइम क्या करते हैं, सबसे पहले नंबर पर तो हमारे पास जो इस यकृत का हम कार्य देख लेते हैं, जो पित्तरस निकला हुआ है। तो हमारे पास जो ये पित्तरस निकला है, पित्तरस, ये क्या करेगा, ये आपके पास जो है क्या नाम है, जो भी आपके पास वसा है, वसा इसको क्या करेगा, इस वसा को छोटे 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 छोटी छोटी, चलिए छोटी छोटी जो है क्या नाम है, गोलिकाओं में तोड़ देता है, गोलिकाओं में तोड़ता है, गोलिकाओं में तोड़ता है। इसे ही हम लोग इमल्सीकरण कहते हैं, इमल्सीकरण कहते हैं। और उसके बाद क्या नाम है, ये जो अग्निसाइक रस निकला है, इसमें 3 प्रकार के एंजाइम मौजूद होंगे, 3 प्रकार के एंजाइम इसमें मौजूद होंगे। पहले नंबर पर हमारे पास होगा, वहाँ पर ऊपर हमारे पास क्या था, ऊपर हमारे पास पेप्सिन था, तो पेप्सिन से ही मिलता जुलता नाम है हमारे पास ट्रिप्सिन। तो क्या है, ट्रिप्सिन है। सेकंड नंबर पे हमारे पास क्या है, तो सेकंड नंबर पे हमारे पास जो है क्या नाम है, एमालाइस है, एमाइलोटिस या फिर एमालाइज कहिए, एमालाइज। थर्ड नंबर पे हम कहें तो हमारे पास होगा जो है क्या नाम है, थर्ड नंबर पे यदि हम बात करते हैं तो हमारे पास होगा लाइपेज। क्या होगा हमारे पास, लाइपेज। तो देखिए ट्रिप्सिन, ये जो हमारे पास अग्निसाइक रस निकला था, इसने मीडियम को कैसा बना दिया, इसने आपकी आंतों के अंदर जो मीडियम था क्षुद्रांत के अंदर, उसको कैसा बना दिया है, क्षारीय बना दिया है। तो क्षारीय मीडियम क्यों बनाता है, क्योंकि क्षारीय मीडियम में जो है, क्षारीय माध्यम में, क्षारीय माध्यम में ट्रिप्सिन कार्य करता है, ट्रिप्सिन कार्य करता है। और ये क्या करेगा, इस जगह पर ये प्रोटीन को पूर्ण रूप से तोड़ देता है, पूर्ण रूप से डाइजेस्ट कर देता है, पाचन करता है, पूर्ण रूप से पाचन करता है। और ये आपके पास जो यहाँ पर जो आपका प्रोटीन है, वो प्रोटीन, चलिए पहले हम देखते हैं एमालाइज का, देखते हैं। तो यहाँ पर एमालाइज क्या करेगा, ये जो है आपके पास, इसको ग्लूकोज, जो शर्करा होती है, इसमें जो शर्करा आ रही है आपके पास, इस शर्करा को वो ग्लूकोज में तोड़ देता है, ग्लूकोज में तोड़ता है, और उसके पास देखिए लाइपेज का काम क्या चीज़ है, तो लाइपेज आपका क्या करेगा, लाइपेज आपके पास वसा को तोड़ेगा, लाइपेज क्या करेगा, वसा का पाचन करेगा, वसा का पाचन करेगा। उसके बाद देखिए आगे तो हमारे पास जो आंत है, जो हमारी आंत है, तो इस आंत से भी आंत रस निकलता है। इस आंत से कौन सा रस निकलता है, इससे आंत रस निकलता है, आंत रस निकलता है। ये आंत रस क्या करता है, फाइनली जो है ये आंत रस आपके पास फाइनली क्या करता है, ये आपके पास जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन को पेप्टोन में तोड़ देता है। प्रोटीन को किस में तोड़ देगा, ये प्रोटीन को आपको जो है, ये प्रोटीन को जो है पेप्टोन में तोड़ देता है। तो फाइनली जो है प्रोटीन को
पेप्टोन, या फिर आप कह सकते हो इसे एमिनो एसिड में तोड़ देता है। किस में तोड़ देता है? एमिनो एसिड, एमिनो एमिनो एसिड, एमिनो अम्ल में तोड़ देता है। और उसके बाद सेकंड नंबर पे आपके पास जो आपके पास है, सेकंड नंबर पे आपके पास है जो कार्बोहाइड्रेट होता है, जो जिसे हम कह सकते हैं जटिल, जो जटिल कार्बोहाइड्रेट है, जटिल कार्बोहाइड्रेट जो है वो जो है किस में टूट जाता है? जटिल कार्बोहाइड्रेट आपका ग्लूकोज में टूट जाएगा, ग्लूकोज में टूटेगा, टूटता है। और उसके बाद थर्ड नंबर पे क्या चीज़ है आपके पास? थर्ड नंबर पे आपके पास वसा है। तो जो वसा है वो किस में टूटेगी? तो आपके पास जो वसा है वो जो है आपके पास वो फैटी एसिड, फैटी अम्ल व ग्लिसरॉल में टूट जाती है, ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल में टूटती है, में टूटती है। तो आगे हम लोग और देखते हैं। अभी हमारे पास केवल एक पॉइंट और रह गया है इसका, बाकी आपके पास मानव आहार नाल का पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है। तो एक पॉइंट इसका और रह जाता है, तो उसी पॉइंट को हम लोग आगे देखते हैं। तो देखिए क्या है अगला पॉइंट। तो देखिए इस जगह पर जो है क्या नाम है इसका, अगला पॉइंट हमारे पास है जो हमारे पास आत हैं, जो हमारे पास आते हैं, जो हमारे पास आत हैं, तो जो हमारे पास, या फिर इसे हम क्षुद्रांत कह सकते हैं, छोटी आंत को क्षुद्रांत कह सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, आपके पास दीर्घ रोम उपस्थित है। इस जगह पर क्या उपस्थित है? इस जगह पर आपके पास दीर्घ रोम, दीर्घ रोम उपस्थित है। और ये दीर्घ रोम में क्या होती है? फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है। फिंगर के तरीके की कैसी होती हैं? अंगुलीनुमा, अंगुली 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 नुमा संरचना होती है, संरचना होती है। और इसी जगह पर आपके पास ब्लड, जो रक्त, इसी जगह पर आपके पास क्या प्रेजेंट है? जो रक्त नलिकाएं हैं, रक्त नलिकाएं, नलिकाओं से जुड़ा होता है, रक्त नलिकाओं से जुड़ा होता है, जुड़ा होता है। और ये क्या करती हैं? दीर्घरोम क्या करते हैं? भोजन से, भोजन से, भोजन से पोषक, पोषक तत्वों को, तत्वों को ग्रहण कर लेते हैं, ग्रहण करके सभी कोशिकाओं तक पहुंचा देते हैं, सभी कोशिकाओं तक पहुंचा देते हैं, पहुंचा देते हैं। उसके बाद, उसके बाद बाकी बचा भोजन, बाकी बचा भोजन बड़ी आंत, बड़ी आंत जिसे आप दीर्घरोम कहते हो, जिसे आप वृदांत्र कहते हो, वृदांत्र, वृदांत्र कहते हो। इसमें कुछ पानी व भोजन का अवशोषण, अवशोषण होता है। बाकी, बाकी एनस के थ्रू, बाकी जो है क्या नाम है आपके पास,
एनस के थ्रू उसको बाहर निकाल दिया जाता है। बाकी को क्या करा जाता है, बाकी को जो है क्या नाम है, गुदा द्वार के द्वारा बाहर निकल जाते हैं। बाकी गुदा द्वार के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो हम लोगों ने फाइनली देख लिया कि हमारे पास इस प्रकार से जो है पूरा का पूरा मानव सिस्टम में वर्क होता है, जो भोजन जो है किस प्रकार से कहाँ पर जाता है और कैसे उसका पाचन होता है। इसका मैं आपको जो है क्या नाम है एक बुक से भी जो है क्या नाम है स्क्रीनशॉट दे दे रहा हूँ, आप उसको जो है क्या नाम है देख लीजिए और इसको ठीक ढंग से वीडियो को आप देखिए और पढ़िए और आपको फाइनली मुझे लगता है कि सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो चलिए मैं इसको दिखा देता हूँ, आपको दे देता हूँ। बिना पचा हुआ भोजन बृहदान्त्र में भेज दिया जाता है। क्षुद्रांत आपकी छोटी आंत और बृहदान्त्र आपके यहाँ पर बड़ी आंत में भेज दिया जाता है या फिर बृहदान्त्र में भेज दिया जाता है, जहाँ दीर्घरोम इस पदार्थ में से जल का अवशोषण करते बचे हुए जो पदार्थ होते हैं जिसमें जल मिक्सअप होता है यहाँ पर अवशोषित कर लिया जाता है। अन्य पदार्थ गुदा द्वारा शरीर के बाहर कर दिया जाता है। इस वर्ज्य पदार्थ का बहिक्षेपण गुदा अवरोधनी द्वारा नियंत्रित किया जाता है। दंत क्षरण को हम देख लेते हैं हमारे पास, आइए जानिए में। दंत क्षरण या दंत क्षय इनेमल तथा डेंटिन के शनय शनय मृदुकरण के कारण होता है। इसका प्रारंभ होता है जब जीवाणु शर्करा पर क्रिया करके अम्ल बनाते हैं तथा एनामेल मृदु या विखंजीकृत हो जाता है। तो जाहिर है कि जब आप खाना खाते हो तो खाना खाने पर आपके मुंह के अंदर कुछ जीवाणु मौजूद हैं और जो भी खाना हम खाते हैं उसमें अधिकतर खानों में हमारे पास शर्करा मौजूद होता है। तो जो जीवाणु उसका पाचन करने लग जाते हैं, जिसमें पाचन करने के कारण और अधिक मात्रा में हमारे पास अम्ल निर्मित होता है। और जब अधिक ज़्यादा मात्रा में अम्ल निर्मित होता है तो हमारे जो मुख के अंदर है उसका जो पीएच स्केल होता है उसका मान कैसा हो जाता है, उसका मान 5.5 से नीचे आ जाता है, जिसके कारण जो है क्या नाम है अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है। और हमारे जो दांत बने हुए हैं वो कैल्शियम के बने हुए हैं, तो कैल्शियम की ऊपरी परत जो इनेमल है वो क्या होती है, नष्ट होना चालू हो जाती है। तो अनेक जीवाणु कोशिका खाद्य कणों के साथ मिलकर दांतों पर चिपक कर दंत प्लग बना देते हैं। तो दंत प्लग वही है जो देखा होगा आप लोगों ने आपके दांतों वगैरह में, अगर ठीक प्रकार से प्रॉपर सफाई नहीं करते हो तो उस पर चिपकने लग जाता है। प्लाग दांत को ढक लेता है, इसीलिए लार अम्ल को उदासीन करने के लिए दंत सतह तक नहीं पहुंच पाती है। तो जाहिर है कि जो हम लोग मंजन वगैरह करते हैं तो ठीक ढंग से प्रॉपर वहाँ तक हमारे पास बेस नहीं पहुँच पाता है और वो जगह फिर जो है आपकी धीरे धीरे करके जो है उदासीन ना होने के कारण वो ख़राब होने लग जाती है। इससे पहले कि जीवाणु अम्ल पैदा करे भोजनोपरांत दांतों में ब्रश करने से प्लाक हट जाता है। तो जाहिर है कि भोजन करने के बाद ब्रश करने से जो है उसके ऊपर लगने वाला जो प्लाक होता है वो नहीं बनता है। यदि अनुपचारित रहता है तो सूक्ष्म जीव मज्जा में प्रवेश कर सकते हैं तथा जलन का संक्रमण कर सकते हैं। तो जाहिर है कि हमें प्रॉपर सुबह शाम ब्रश करना चाहिए। और यदि हम कोई भी मीठी चीज़ वगैरह खाते हैं, कोई भी चीज़ खाते हैं, 5 मिनट के बाद हमें जो है कुल्ला वगैरह ज़रूर करना चाहिए, जिससे हम अपने दांतों को हमेशा के लिए सुरक्षित रख पाएँ। और ऐसे रेशेदार फलों को खाना चाहिए जिससे दांतों से हम खींच कर खाएँ। तो हमें सुबह शाम दोनों समय, रात के समय में भी भोजन के उपरांत थोड़ी देर के बाद हमें ब्रश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर हम अपने दांतों को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो। 6.3 श्वसन क्रियाकलाप 6.4 एक परख नली में ताज़ा तैयार किया हुआ जो चूने का पानी लीजिए। इस चूने के पानी में निश्वास द्वारा निकाली वायु प्रवाहित कीजिए, जैसा चित्र 6.7a में दर्शाया गया है। नोट कीजिए कि चूने के पानी को दूधिया होने में कितना समय लगता है। एक सिरिंज या पिचकारी द्वारा दूसरी परख नली में ताज़ा चूने का पानी लेकर वायु प्रवाहित करते हैं। चित्र 6.b। तो 6.b नोट कीजिए कि इस बार चूने के पानी को दूधिया होने में कितना समय लगता है। निश्वास द्वारा निकाली गई वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा के बारे में
हमें क्या दर्शाता है? तो जाहिर है कि क्रियाकलाप 6.5 किसी फल या रस या चीनी का घोल लेकर उसमें कुछ ईस्ट मिलाइए। एक छिद्र वाली कॉर्क लगी परखनली में इस मिश्रण को ले जाइए। कॉर्क में मुड़ी हुई कांच की नली लगाइए। कांच की नली के स्वतंत्र सिरे को ताज़ा तैयार चूने के पानी वाली परखनली में ले जाइए। चूने के पानी में होने वाले परिवर्तन को तथा इस परिवर्तन में लगने वाले समय के अवलोकन को नोट कीजिए। किण्वन के उत्पाद के बारे में हमें क्या दर्शाता है? पिछले अनुभाग में हम जीवों में पोषण पर चर्चा कर चुके हैं। जिन खाद्य पदार्थों का अंतःग्रहण मतलब ग्रहण करना पोषण प्रक्रम के लिए होता है, कोशिकाएं उनका उपयोग विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए ऊर्जा प्रदान करने के लिए करती हैं। विविध जीव इसे जिन विधियों द्वारा भिन्न भिन्न विधियों द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। कुछ जीव ऑक्सीजन का उपयोग ग्लूकोज को पूर्णतः कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल में विखंडित करने के लिए करते हैं, जबकि कुछ अन्य जीव दूसरे पद का उपयोग करते हैं जिसमें ऑक्सीजन प्रयुक्त नहीं होती है। चित्र 6.8 में इसे दर्शाई गई इन सभी अवस्थाओं में पहला चरण ग्लूकोज एक 6 कार्बन वाले अणु का 3 कार्बन वाले अणु पायरुवेट में विखंडन है। यह प्रक्रम कोशिका द्रव्य में होता है, जिसके पश्चात पायरुवेट एथेनॉल तथा कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। यह प्रक्रम किण्वन के समय में ईस्ट में होता है, क्योंकि इसका प्रक्रम वायु की उपस्थिति में होता है। इसे अवायवीय श्वसन कहते हैं। जब वायु की उपस्थिति में होता है तो उसे वायवीय श्वसन कहेंगे, और जब वायु की अनुपस्थिति में होगा तो उसे अवायवीय श्वसन कहते हैं। क्योंकि वायु की अनुपस्थिति में है, यहाँ पर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, इस वजह से इसे अवायवीय श्वसन कहेंगे। और जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है तो उसे वायवीय श्वसन कहते हैं। पायरुवेट को विखंडित ऑक्सीजन का उपयोग करके माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। यह प्रक्रम 3 कार्बन वाले पायरुवेट के अणु को विखंडित